स्वागत है दोस्तों आपका आरटी न्यूज में, जहां आपको मिलती हैं सही और सटीक खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर हुआ हमला, गाड़ी के कांच तोड़े गए, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया आरोप। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को जवाब, कहा 10 बार नोटिस दे दो, मैं अपने बयान पर अड़ी रहूंगी। सिर्फ 5 दिन का स्टॉक बचा है। आंध्र प्रदेश और बिहार में 2 दिन से भी कम का स्टॉक बचा है। राहुल गांधी का पीएम पर तंज, कहा यह उत्सव का नहीं परेशानी का वक्त है। एनआईए कोर्ट ने सचिन वजय को 23 अप्रैल तक कस्टडी में भेजा। वजय के वकील ने सेफ सेल में रखने की मांग की। सरकार और नक्सलियों के बीच हुई थी सीक्रेट डील। बीजापुर मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए एक आदिवासी को राकेश्वर के बदले छोड़ना पड़ा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर हमला हुआ। शुक्रवार को दक्षिण कोलकाता में उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने कोलकाता पहुंचे थे। उन्होंने कहा, बंगाल चुनाव के 3 चरणों में भाजपा के लोगों को ऐतिहासिक समर्थन मिला है। हमारा अनुमान है कि भाजपा इन 3 चरणों में बंगाल में 63 से 68% सीटें जीत जाएगी। तृणमूल की हताशा उनके बयानों और हरकतों से साफ नजर आ रही है। शाह ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई नेता या मुख्यमंत्री नहीं देखा जो बयानबाजी में सीआरपीएफ का घेराव करे। दीदी को पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ चुनाव के समय चुनाव आयोग के अधीन काम करती है। उन्होंने पूछा कि क्या ममता लोगों को अराजकता की ओर ढकेलना चाहती है। शाह ने कहा कि मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए वे अल्पसंख्यकों को एक साथ आने और वोट करने की अपील कर रही हैं। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों एक सभा में कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय को एक होकर वोटिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुसलमान एक हो जाए और भाजपा को हराने के लिए तृणमूल को वोट दे। इस बयान पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजा था। ममता ने इलेक्शन कमीशन को दिए जवाब में कहा था कि चुनाव आयोग चाहे 10 नोटिस जारी कर दे, वह अपने बयान पर कायम है। नोटिस पर ममता ने गुरुवार को हावड़ा में एक सभा के दौरान बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगी जो बंगाल को धर्म और संप्रदाय में बांटना चाहते हैं। चुनाव आयोग के नोटिस जारी करने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवर सख्त हो गए। उन्होंने गुरुवार को हावड़ा जिले के दोमजूर में प्रचार किया। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग चाहे 10 नोटिस जारी कर दे, मैं अपने बयान पर कायम रहूंगी। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगी जो बंगाल को धर्म संप्रदाय में बांटना चाहते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने बुधवार को ममता बनर्जी के खिलाफ नोटिस जारी किया था। चुनाव आयोग ने उनके उस बयान पर आपत्ति जताई थी जिसमें ममता ने मुसलमानों से टीएमसी को वोट करने की अपील की थी। ममता ने गुरुवार को दोमजूर में कहा था कि चुनाव आयोग भाजपा के स्टार कैंपेनर और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शिकायत क्यों दर्ज नहीं करता। उन्होंने सवाल किया कि नंदीग्राम में कैंपेन करते समय मिनी पाकिस्तान शब्द इस्तेमाल किया गया था, इलेक्शन कमीशन ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे फेज के लिए वोट होने हैं। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में रोड शो किया। उनके रोड शो में बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बंगाल के हुगली में रैली की। योगी ने कहा कि हमारा कोई भी काम राम के बिना नहीं होता। ममता दीदी कहती है कि उन्हें जय श्री राम सुनना पसंद नहीं है, लेकिन चुनाव ने दीदी को चंडी पाठ कराने पर मजबूर कर दिया। 2 मई को चुनाव का रिजल्ट आते ही ममता बनर्जी श्री राम बोलना शुरू कर देंगी। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए सीएम ममता बनर्जी ने मां दुर्गा की पूजा पर रोक लगाने की कोशिश की। सीएम योगी ने सवाल किया कि मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का अनुष्ठान रोककर ममता किसे खुश करना चाहती थी। ममता बनर्जी को लगता है कि दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा करने वाले लोग सांप्रदायिक होते हैं, तो हमें ये सांप्रदायिक पसंद है। टीएमसी को बंगाल में हमारी आस्था से खिलवाड़ करने को नहीं दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी गौ हत्या का समर्थन करती हैं। उत्तर प्रदेश में कोई गौ हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है कि ऐसा किया तो जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार आने पर केजी से लेकर पीजी तक लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। बंगाल में महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री किया जाएगा। यूपी की तरह एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर टीएमसी के मजनुओं को जेल में डाला जाएगा। राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्यों के पास औसतन 5 दिन के आसपास स्टॉक बचा हुआ है। आंध्र प्रदेश में 1 दिन तो बिहार में भी 1 दिन के वैक्सीनेशन का स्टॉक बचा हुआ है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 5 दिनों तक टीका उत्सव मनाने की अपील की थी। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल ने कहा कि कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी बड़ी समस्या है, ये उत्सव का समय नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अपने देशवासियों को खतरे में डालकर क्या एक्सपोर्ट करना सही है। केंद्र सरकार को राज्यों से पक्षपात किए बिना उनकी मदद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों से कोरोना महामारी पर बात की थी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की वेस्टेज रोकनी है। राज्य की सलाह से ही देश के लिए रणनीति बनी है। 45 साल से ऊपर के लोगों को 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य बनाइए। 11 अप्रैल को ज्योतिबाई फुले और 14 अप्रैल को बाबा अम्बेडकर की जयंती है। क्या हम इस दौरान टीका उत्सव मना सकते हैं?
अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। इस दौरान जीरो वेस्टेज हो, इससे भी वैक्सीनेशन बढ़ जाएगा। इसके लिए केंद्रों की संख्या बढ़ानी पड़े तो बढ़ाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई 4 से 8 दिन के बीच की जाती है। रोजाना राज्यों के अधिकारियों से बात कर तय किया जाता है कि किस राज्य में वैक्सीन भेजी जानी है। वैक्सीन की कमी के साथ अगले सप्ताह के लिए होने वाली सप्लाई भी फिलहाल पाइपलाइन में अटकी हुई है। सभी राज्यों के आंकड़े जोड़ ले तो सरकार औसतन रोजाना 36 लाख डोज लगा रही है। अभी सरकार के पास 1,96,00,000 वैक्सीन का स्टॉक है। 2,50,00,000 वैक्सीन पाइपलाइन में है। आंध्र प्रदेश के पास वैक्सीन के 1.4 लाख डोज ही बचे हैं। यहाँ रोजाना 1.1 लाख वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। इस हिसाब से यह 2 दिन में खत्म हो सकती है। राज्यों को पाइपलाइन में फंसी 14 लाख वैक्सीन का इंतजार है। बिहार में इसी तरह के हालात हैं। यहाँ 2.6 लाख डोज बचे हुए हैं। राज्य में रोज 1.7 लाख वैक्सीन डोज लोगों को लगाए जा रहे हैं। तमिलनाडु के पास 17 लाख वैक्सीन का डोज है। इसका एक बड़ा कारण यह वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार है। यहाँ रोजाना करीब 36,000 वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन 3.9 लाख वैक्सीन लगाई जा रही है। राज्य के पास 15 लाख वैक्सीन का स्टॉक है। बता दें कि महाराष्ट्र 2 अप्रैल को वैक्सीन की सबसे ज्यादा 5.1 लाख डोज लोगों को लगा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के पास जल्दी ही वैक्सीन की खेप पहुंचा दी जाएगी। एंटीरिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वजय को एनआईए कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब तक वजय को एनआईए की हिरासत में रखा गया था। इसकी मियाद आज खत्म हो रही है, लिहाजा जांच एजेंसी ने उसे कोर्ट में पेश किया था। वजह से ही जुड़े मनसुख हिरेन की हत्या मामले में और जांच की बात क्या है, एनआईए ने वजह की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। अदालत में सुनवाई के दौरान वजह के वकील ने उसे जेल में एक सेफ सेल में रखने की मांग की। अदालत ने सुनवाई के दौरान सीबीआई की उस अर्जी को भी मान लिया जिसमें उसने एनआईए द्वारा जब्त सबूतों और डॉक्यूमेंट की जांच की बात कही थी। अदालत में पेशी से पहले सीबीआई की टीम ने तीसरी बार सचिन वजह से पूछताछ की। इधर एनआईए की टीम इस केस में पूर्व एनकाउंटर कॉप प्रदीप शर्मा का भी 2 बार बयान दर्ज कर चुकी है। बुधवार को शर्मा से 8 घंटे और गुरुवार को 9 घंटे की पूछताछ हुई। एनआईए को संदेह है कि वजह की पूरे खेल में शर्मा का भी हाथ हो सकता है। 7 अप्रैल की पेशी के बाद सचिन वजय का एक लिखित बयान मीडिया में लीक हो गया था। इसमें उसने देशमुख के साथ महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब पर भी आरोप लगाया था। यह बयान वजह की ओर से एनआईए कस्टडी में रहने के दौरान गया था। बयान के लीक होने के मुद्दा एनआईए की ओर से अदालत में उठाया गया, जिसके बाद जज ने वजह के वकील आबाद पोंडा से पूछा कि यह लेटर लीक कैसे हुआ। इस पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर अदालत ने पोंडा से कहा कि ध्यान रखिए, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। एनआईए फिलहाल एंटीला के पास मिले विस्फोटक और स्कॉर्पियो के मालिक मनसूर हिरेन की हत्या की जांच कर रही है। इससे पहले हिरेन की हत्या की जांच महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने शुरू की थी और पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे और क्रिकेट बुकी राजेश गौरे को अरेस्ट किया था। सचिन वजय अभी 9 अप्रैल तक एनआईए कस्टडी में था। वहीं शिंदे और गौरे को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। पिछली बार अदालत में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यूएपीए के तहत वजह को 30 दिन की कस्टडी में रखने की डिमांड की थी। इस दौरान अदालत ने कहा था कि अगली बार पेशी के दौरान सचिन वजय को लेकर एक डिटेल हेल्थ रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत के आदेश पर गुरुवार को वजह का कंप्लीट हेल्थ चेकअप हुआ था। सीआरपीएफ कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को छुड़ाने के लिए सरकार और नक्सलियों के बीच एक सीक्रेट डील हुई थी। इस डील का खुलासा तब हुआ जब राकेश्वर की रिहाई के लिए एक टीम मध्यस्थों के साथ नक्सलियों की गढ़ में पहुंची। बीजापुर मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने कुंजाम सुक्का नाम के एक आदिवासी को अपने कब्जे में लिया था। नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को छोड़ने के बदले इस आदिवासी की रिहाई की शर्त रखी थी। सुरक्षा बलों ने कुंजाम सुक्का को मध्यस्थता के लिए नक्सलियों के पास भेजा था। इसका हैंडओवर मिलने के बाद ही नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को मध्यस्थों के हवाले किया। बीजापुर जिले के जोनागुड़ा गांव से 15 किलोमीटर अंदर के इलाके में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को रखा गया था। गुरुवार दोपहर उन्हें प्रशासन की तरफ से तय मध्यस्थों और एक टीम को सौंपा दिया गया था। 5 दिनों से नक्सलियों के कब्जे में रहे कमांडो को जब छोड़ा गया था, वहां करीब 40 नक्सली मौजूद थे। आसपास के 20 गांव के लोगों को बुलाया गया था। जब कमांडो की रिहाई हो रही थी तो बीजापुर और सुकमा के कुछ पत्रकार भी वहां मौजूद थे। बीजापुर के एसपी कमल लोचन कश्यप ने बताया कि सुबह 5 बजे मध्यस्थों की टीम बीजापुर से रवाना हुई। टीम में शामिल एक मध्यस्थता ने बताया, हमें जोनागुड़ में आने के लिए कहा गया था। भीषण गर्मी उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए दोपहर तक हम जोनागुड़ा पहुंचे। बीजापुर जिला मुख्यालय से यह करीब 80 से 85 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुंचने के बाद और करीब 15 किलोमीटर हम अंदर गए। ग्रामीणों के भीड़ के बीच करीब 2 से 3 घंटे के तनाव भरे माहौल के बाद कमांडो राकेश्वर को छोड़ा गया। शाम 5 से 6 बजे के करीब हम जवान को तर्रेम थाना लेकर आए, जिसके बाद उन्हें पुलिस और सीआरपीएफ के हवाले किया। बीजापुर में बीते शनिवार को ही मुठभेड़ के बाद सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। 5 दिन बाद गुरुवार को रिहा हुए राकेश्वर जब कैंप पहुंचे तो सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया कि 210 कोबरा बटालियन के सिपाही राकेश्वर सिंह मनाना सुरक्षित है।
सीआरपीएफ के नियम अनुसार मनहास की मेडिकल जांच कराई जा रही है। इस संबंध में उसके परिवार को सूचित कर दिया गया है। साथ ही उसके परिजन से मोबाइल के माध्यम से मनहास की बात भी करा दी गई है।